हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं सेशन को और सेशन में आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, हम लोग क्लास 8 का चैप्टर पढ़ रहे थे। आज जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 है क्लास 8 का। और कुछ प्राकृतिक घटनाएं हैं या परिघटनाएं हैं, ठीक है। इसको हमें पढ़ना है और इसी को अगर कहा जाए तो कह सकते हैं कि सम नेचुरल फिनोमिना है, ये चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर में दो मुख्य चीज़ें पढ़ेंगे हम। दो मुख्य चीज़ों में से पहला क्या है? बिजली, जो आपको देखने को मिलती है, जो जिसे हम अगर शुद्ध शब्दों में कहें तो तंडित कह सकते हैं, या इंग्लिश में कहें तो लाइटिंग कह सकते हैं। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसको पढ़ने के बाद फिर हम भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। भूकंप की उत्पत्ति कहाँ से होती है, थोड़ा सा इसमें डिटेल में घुस जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। मैंने इस चैप्टर को देखा, यहाँ पर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। तो अच्छा, वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। जहाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आएंगे मैं उसको जरूर हाईलाइट करूँगा कि उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी आप भाई, मैं कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ आपका सहयोग चाहिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए लोगों तक। और मैं आपसे, जैसे होता है ना कि मैं साफ बोलता हूँ, बिहार में इस समय बहुत फेमस कोचिंग है। उस कोचिंग से कुछ टीचरों को निकाल दिया गया, ठीक है। आप यूट्यूब पर देखिए, इस समय चर्चा में है। तो जो निकाले गए लोग थे, क्या उन्हें सैलरी नहीं मिली होगी? मिली होगी। और उसके बाद हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं, वो मतलब कि निकाले गए तो उनका भी दोष है, कोचिंग वाले का भी दोष हो सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि उन्हें सैलरी नहीं मिली होगी, सैलरी मिली होगी, सब कुछ किए होंगे, ठीक है। फिर भी जब उन्हें निकाल दिया गया तो उन्होंने अपना नई कोचिंग और उसी के नाम से थोड़ा सा उसमें और एक वर्ड जोड़कर नई कोचिंग खोले। लेकिन उन्होंने भी हाथ जोड़कर बच्चों से योगदान मांगना शुरू कर दिया कि हमें कुछ फंडिंग करिए। हाथ जोड़कर फंडिंग पहले मांगे आपसे। तो क्या लगता है? और उसके बाद आपको क्या लगता है, क्या वो बैच शुरू करेंगे तो फ्री में आपको पढ़ाएंगे? नहीं, वो जरूर पैसा लेंगे, ठीक है। और आप उसको पढ़ेंगे भी। आपने पहले उनको खड़े होने के लिए पैसा दिया है, ठीक है। आप जरा सोचिए अपने दिमाग से, जब वो उस कोचिंग में पढ़ा रहे थे तो आप में से कोई भी बच्चा अगर उस कोचिंग से जुड़ना चाहा होगा तो क्या बिना फीस के जब जुड़ा होगा? नहीं जुड़ा होगा। मैंने खुद जिस कोचिंग में पहले ये लोग पढ़ा रहे थे, उस कोचिंग में मैंने कई लोगों को जोड़ा। एक बच्चा था कि उसके पास कुछ पैसे नहीं था, तो बोला सर हमको कुछ मदद कर दीजिए। तो मैंने कहा यार, टीचर की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से कर लो, अच्छा है। तो कहा कि सर कुछ पैसे कम पड़ रहे, तो मैंने भी दिया था, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं दिया था, 200 रुपये मैंने दिए थे। तो उसने उस कोचिंग का बैच खरीदा, ठीक है, पढ़ाई शुरू किया, ठीक है। बाद में मुझे उसने 202 दिन बाद लौटा दिया। 2 दिन बाद मुझे पैसा मिल गया, 200 रुपये। तो क्या उस समय ये लोग आगे नहीं आ सकते थे? या इनके पास ऐसी बातें नहीं आती होंगी? जरूर आती होंगी। मैसेज में आता होगा, यूट्यूब पर मैसेज में आता होगा, और ऐसे भी मैसेज में आता होगा कि सर मेरी स्थिति खराब है, मेरी मदद कर दीजिए, या मुझे बैच खरीदवाने में क्या उस समय ये लोग मदद किए थे? नहीं किए थे। जब इनके ऊपर बीती है, जब ये निकाले गए, हम जान रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उनके साथ अन्याय हुआ है, मैं कह रहा हूँ उनके साथ अन्याय हुआ, लेकिन फिर भी ये लोग आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा होकर आपसे पैसा मांगे। और बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने सहयोग किया है। किसी के बुरे वक्त में सहयोग करना अच्छी बात है, आपने सहयोग किया है। लेकिन मैं तो वो भी नहीं मांग रहा हूँ भाई साहब, मैं नहीं मांग रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको कहिए कि सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं तो फ्री में पढ़ा रहा हूँ। हाँ भाई, ये तो जरूर जानता हूँ कि आज के समय में फ्री की वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। अगर शिक्षा फ्री में मिले तो याद रखिए कि उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, उसमें कहीं कोई लालच नहीं है। लेकिन आप नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं मांग, मैंने कहा ना कि मैं आपसे 1 रुपया नहीं लूँगा, चैनल चले चाहे ना चले। मैं इसे अपने मेहनत से खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आपसे योगदान है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अगर मेरे में कमी, जिससे मुझे पढ़ाने में कमी आ रही, लग रहा है कि नहीं सर सही नहीं पढ़ा रहे, तो बताइए ना कि हाँ सर आप में कमी है। मैं अपनी निंदा सुनने में दुखी नहीं होता हूँ, मुझे अपनी निंदा पसंद है, क्योंकि मुझे पता है कि जब निंदा करेंगे ना तो मेरे अंदर ऊर्जा पैदा होगी कि हाँ उस चीज़ को सुधारो। मैं आपसे लड़ाई लड़ने नहीं आऊँगा, ठीक है। नहीं तो आप मेरे कमेंट को उठा के देख लीजिए, कुछ लोगों ने मुझे बहुत बोला था,
कुछ उटपटांग शब्द बोले थे, मैंने उनको बहुत प्रेम से कहा था कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा उतना ही बोलिएगा जितना मेरे गरिमा को ठेस न लगे। बात मेरे माँ बाप तक न जाए, मेरे परिवार तक न जाए। अगर मेरे माँ बाप परिवार तक गया तो फिर वो तब बर्दाश्त नहीं होगा भाई, वो गलत बात है। मैं कोई लफंगों वाली भाषा नहीं बोलता हूँ, ना मेरे पास ऐसे कोई शब्द है, ना मेरा ऐसा आचरण है। मेरी फैमिली तक मत जाइएगा, कोई भी रहे। अगर आपको लगता है कि टीचर सही नहीं पढ़ाता है, मास्टर सही नहीं है, इसको पढ़ाने नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप मुझे कह लीजिएगा कि तुम्हें ढंग नहीं है, तुम पहले खुद सीख लो, तुम पहले पढ़ लो। मैं वो एक्सेप्ट करूँगा, सही हो सकता है कि मुझे ना आता हो भाई, मैं पढ़ूंगा, फिर से मेहनत करूँगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं माँ बहन पे चले जाते हैं, वहाँ मत जाइएगा भाई, ठीक है। नहीं तो फिर जहाँ भी रहेंगे खोज लूँगा, याद रखिएगा। याद रखिएगा कि ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। बाकी आप जो भी मेरे अंदर कमी है मुझे खूब बोलिएगा, मैं सुन लूँगा, हाथ जोड़ के सुनूंगा। हो सकता है कि आपके बोलने से मेरे अंदर और सुधार आ जाए, मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँ। क्या अचानक से सभी लोग बिल गेट्स बन गए थे क्या? नहीं, धीरे धीरे बने थे। कई जगह ठोकर खाई, कई जगह शाहरुख खान थोड़ी ना हो गए थे ऐसे। मोदी जी थोड़ी ना हो गए थे ऐसे। केजरीवाल ऐसे थोड़ी ना हो गए थे। इसी बनारस में थप्पड़ खाए थे केजरीवाल, लेकिन आज देखिए दिल्ली के सीएम हैं। इतना एलिगेशन लग रहा है फिर भी खड़े हैं। तो हमें अपनी आलोचनाएं सुननी चाहिए, उससे हमारा जीवन में सुधार होता है, कमी पता चलता है। लेकिन अगर वो आज आलोचनाएं कहीं ना कहीं चल कर परिवार पे आ जाए, मैं एक साधारण सी बात कहेंगे कि टीचर ऐसे बोल रहा है मास्टर कि मैं आपको खोज लूँगा। अगर आपके माँ बाप को कोई कुछ अभद्र बोलेगा तो आपको बर्दाश्त होगा? ज़रा अपने दिमाग से सोचिए, ये अच्छी बात है? नहीं। तो मैं तो आपसे कुछ मांग ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कर रहा हूँ कि शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर अच्छा लगे तो उस पर भी मैं कर नहीं रहा, अच्छा लगे तो करिएगा जरूर, ईमानदारी से मन से करिएगा, ठीक है। अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो पहले कमेंट करिए कि क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कारण तो बताइए कि हाँ भाई आप में कमी है, तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैंने तो आपसे वो देखिए इतनी बड़ी कोचिंग में पढ़ाए, सैलरी पाए होंगे, कमाए होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने आपके सामने 4-5 टीचरों का समूह आपके सामने हाथ जोड़ लिया और कहा कि मुझे मदद करिए। आप बार कोड जारी किया और पैसे बच्चों से लिए, फिर उन्होंने अपना जो भी सामान खरीदा होगा, डिजिटल बोर्ड खरीदे होंगे, सीधी सी बात है, डिजिटल बोर्ड खरीदे होंगे। मैं आपके सामने हाथ जोड़ के मांग नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपनी मेहनत का चीज़ चाहिए। मैं ये यहाँ या इसको चेंज करूँगा, लेकिन अपने दम पे करूँगा, आपसे हाथ जोड़ के मांग के पैसा नहीं करूँगा। और मुझे मेरी मेहनत का चीज़ चाहिए। मैं आपके सामने कभी भी जान लीजिए कुछ चीज़ों के लिए रो सकता हूँ, लेकिन इस चीज़ के लिए रो कि मुझे आप मदद करिए, मैं बहुत गरीब हूँ। नहीं, गरीब हूँ सही पता है, साइकिल से चलता हूँ मुझे पता है, ठीक है, लेकिन अपनी मेहनत से कुछ करूँगा। ये नहीं होगा कि कोई कहे कि नहीं अरे मैं नहीं देता तो तुम्हारा चलता नहीं, ये नहीं होगा। हाँ इतना ज़रूर है, ये जिस स्टैंड पर मोबाइल लगी हुई है ये किसी ने मुझे दिया है। ये व्हाइट बोर्ड मैंने खरीदा है, लेकिन ये जो दिया है किसी ने मुझे दिया है, ठीक है। सच्चाई यही है। इसके बाद जो भी चीज़ें होंगी मेरी अपनी होंगी, मेहनत से करूँगा, लेकिन आपका सहयोग चाहिए। और जैसे ही मुझे भी पता है, जैसे ही डिजिटल बोर्ड आएगा ना तो बहुत सारी चीज़ें चेंजेज हो जाएंगी। पहली बात तो मुझे टॉपिक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टॉपिक सामने आ जाएगा। फिर जब टॉपिक सामने आ जाएगा तो मुझे फ्लो में आने में देरी नहीं लगेगी, ठीक है, फ्लो बन जाएगा मेरा, ठीक है। नहीं आप किसी भी टीचर को देख लीजिए जो व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाएं, आप आज के समय में सब डिजिटल बोर्ड का हेल्प ले रहे हैं और पूरी चीज़ें लिखी हुई हैं तब पढ़ा पा रहे हैं, नहीं तो नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो चीज़ें यही हैं भाई। तो मैं बस इतना कहूँगा कि जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो बस थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है बस, और कुछ नहीं चाहिए। और मुझे आपका 1 रुपया नहीं चाहिए। और मेरा सामर्थ्य रहा तो मैं आपको जीवन में एक चीज़ बता दूँ, मेरा सामर्थ्य रहा तो मैं जीवन में आपको हमेशा हमेशा कोशिश करूँगा कि चीज़ें आपको फ्री में ही अवेलेबल करा दूँ। भाई नहीं हो पाएगा तो फिर देखा जाएगा, ठीक है, लेकिन जब तक रहूँगा ईमानदारी से काम करूँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को स्टार्ट करते हैं और पढ़ाई करते हैं। पहले 2 मिनट रुकिएगा। पंडित, चलिए भाई देखिए हम डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। देखिए कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं और उसके बाद सब नेचुरल फिनोमिना, उसमें भी तंडित यानी लाइटिंग यानी जो बिजली चमकती है ना आपकी, उसकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। किसकी चर्चा कर रहे हैं? उसकी चर्चा करने चल रहे हैं।
तो तंडित यानी लाइटिंग की बात करें, लाइटिंग की चर्चा कर लेते हैं, क्या होता है समझिएगा। देखिए भाई क्या होता है, अब लाइटिंग की बात करें तो हम पहले बिजली की बात करते हैं, ठीक है, जो विद्युत होती है उसकी बात कर लें, ठीक है। तो अगर ये खुले में है तो ये हमारे आपके लिए हानिकारक है, याद रखिएगा, ये क्या है, हमारे आपके लिए हानिकारक है। कहीं ना कहीं हम इससे प्रभावित होंगे, हो सकता है कि हमें जीवन भी क्या करना पड़े, जीवन भी हमारा इसमें चला जाए, या हो सकता है हम इस तरह से प्रभावित हो जाएं कि आजीवन न चल पाए, न फिर पाए, न कुछ कर पाए, ऐसी भी घटनाएं देखी गई हैं। तो हमें हमेशा इस चीज़ से अवेयर रहना चाहिए और जानकारी हमेशा रहनी चाहिए, नहीं तो हम कहीं ना कहीं इसका दुष्प्रभाव देखेंगे, ठीक है, इसका क्या करेंगे, दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीधे, देखिए मुझे क्या है, मेरा काम है मेन जो मुख्य पॉइंट है, मुख्य चीज़ें हैं उसको पढ़ाना है। मैंने कहा ना, अगर मैं पूरी किताब आपको पढ़ाना शुरू करूँगा तो आप भी बोर हो जाएंगे और आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। याद रखिएगा, हम स्मार्ट तरह से स्टडी करेंगे जिससे हमारी जो चीज़ें हैं वो छूटे न, और हम उसको तैयार कर लें, ठीक है, उससे हमारी तैयारी हो जाती है और हम वही चीज़ करके आते हैं। और हम पूरा कहानी पढ़ेंगे तब तो हो चुका, ठीक है। इसमें एक जो कैरेक्टर है, बहुत फेमस जो कैरेक्टर है लड़की का, उस लड़की की चर्चा हर एक चैप्टर में किया गया है, ठीक है, उसी को आधार बनाकर आपको सिखाया गया है इसमें। तो हम उसको उसको भाई हम उस चीज़ को थोड़ी पढ़ाना है, छोटे बच्चों, आपको छोटे बच्चों की तरह हम नहीं पढ़ाना है, हम आप ये पढ़ने आए हैं कि हमें किस तरह से एग्ज़ाम को क्रैक करना है, उस चीज़ को हम लोग पढ़ने आए हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हुआ क्या था, इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। तो हम क्या होता है कि बिजली जो होती है, ठीक है, बिजली जो होती है वो क्या करती है, कहीं ना कहीं आसमान से क्या होता है हमें देखने को मिलता है। तो पहले के लोग समझते थे कि भगवान क्रोधित हो गए हैं, इसमें ये लिखा हुआ है कि भगवान क्रोधित हो गए, लोगों को भ्रम था, लोगों को ये मिथ था, ठीक है, उनको ये नहीं पता था कि ये क्या है, एक जो क्रिया है, ठीक है, क्या होता है, एक परिघटना है जो हमारे वातावरण में घटती है, हमारे अर्थ पर घटती है, और अर्थ जैसा ही अगर कहीं और भी एटमॉस्फेयर हो वहाँ पर भी ये घटना घटेगी। अगर ऐसा वातावरण होगा तो वहाँ पर भी ये घटनाएं घटेंगी। इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं ये भगवानी चीज़ें हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भगवान की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें एक बात की गई यूनानियों की, ठीक है, यूनानियों की बात की गई, यूनानी लोगों की बात की गई 600 ईस्वी में, ठीक है, 600 ईस्वी में, या 600 ईस्वी, या 600 ईस्वी नहीं, सॉरी 600 ईसा पूर्व, सॉरी 600 ईसा पूर्व, ठीक है, 600 ईसा पूर्व, ठीक है, 600 ईसा पूर्व में, ठीक है, जो यूनानी थे, ठीक है, समझ लीजिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, वह एक प्रकार का राल का क्या करते थे, फर को आपस में रगड़ते थे। तो जब रगड़ते थे तो बाल की तरह क्या होता था, उसमें चिंगारी निकलना शुरू हो जाती थी, ठीक है, हल्की हल्की वस्तु रगड़ने पर या हल्की हल्की वस्तुओं को रगड़ने पर क्या होता था, बाल की तरह चिंगारी निकलना शुरू हो जाती थी। जैसे ऊनी कपड़ा होता था, पॉलिएस्टर होता था, ये भी क्या करता था, देखने को मिलता था। आज भी जब आप थोड़ा सा, अभी मौसम तो बहुत ठंड है तो इस समय आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे धूप खिलना शुरू होगी ना, तो जैसे ही आप अपना स्वेटर होगा निकालेंगे या धुल के रखे हैं, तो जब उसमें क्या होगा कि जब उसको घर में लाकर शाम को जब पहनने की कोशिश करेंगे, तो जब उसको थोड़ा सा रगड़ेंगे तो उसमें आपको चरचराहट की आवाज़ आएगी, तो आपको लगेगा वो क्या होता है, वो एक्टिव क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, जो क्या करते हैं, तुरंत आपको एक्टिव देखने को मिलते हैं, ठीक है, चरचराहट आपको देखने को मिलेगी। या जब भी देखेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके बाल के पास लाते ही या आपके स्किन के पास लाते ही आपके बाल क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि वहाँ पर भी चार्ज जो होता है वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो होते हैं आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, और सेम चार्ज जो साइन के चार्ज होते हैं वो रिपल्सन करते हैं। तो 1972 में, ठीक है, 1972, सॉरी क्या 1972 बोल रहे हैं, 1752 में, ठीक है, एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, कौन था, बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे वो क्या किया, दर्शाया कि तंडित या आपके वस्त्रों पर उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक परिघटना है, ठीक है। मैंने वही कहा जो अभी बोला, वस्त्रों की बात की ना, उसी की बात कर रहा हूँ। तो ये क्या है, एक परिघटना है, घटना है, ये नहीं आने वाला है, लेकिन कहते हैं ना कि है तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। किसने कहा था, किसने इसको बताया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। किसने बताया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था, ठीक है, बेंजामिन
फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन। ठीक है, आज मकर संक्रांति भी है और आज मैं क्लास भी आपके सामने ले रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं सिर्फ मैं ही क्लास ले रहा हूँ? नहीं, जिनको कुछ करना है, जिनको अपनी अगली मकर संक्रांति सही करनी है, अपनी अगली आने वाली होली सही करनी है, दीपावली सही करनी है, वो आज भी पढ़ रहा है और आने वाली होली को भी पढ़ेगा क्योंकि उसको अगली होली सही करनी है। ठीक है, तो याद रखिए, आपके लिए कोई त्यौहार नहीं, कोई शादी विवाह नहीं, कुछ नहीं। आप सिर्फ मेहनत करके अपने जीवन को साकार करिए, अपने जीवन को बनाइए। ठीक है, और जिनको कहते हैं ना, कुछ करते वही है। भगवान दुख उन्हीं को देते हैं जिनके अंदर सहने की क्षमता होती है, जिनको उनसे लड़ने का दम होता है और वो लड़कर उससे पार होते हैं और अपने जीवन को साकार बनाते हैं। तो साकार बनने की कोशिश करिए, बनाने की कोशिश करिए। और जिनको दुख ही नहीं आया वो बड़े अभागे लोग हैं, याद रखिएगा चीज़ों को। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि जो चरचराहट आती है कपड़े में वो एक परिघटना है। ठीक है, क्या है? परिघटना है। ठीक है, चिंगारी आपको जो देखने को मिलती है। ठीक है, और इस तथ्य को साकार होने में 2000 वर्ष लग गए। ठीक है, 2000 वर्ष लग गए और तब जाकर हमें समझ में आया कि आखिर है क्या चीज़। ठीक है, आखिर है क्या चीज़ कि जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रहा है। उससे पहले हम लोग भगवान का क्रोध देखते थे कि भगवान हम लोगों से क्रोधित हो चुके हैं, लेकिन आज हम लोगों को चीज़ें समझ में आ गई, नहीं क्रोध नहीं था, कि एक प्राकृतिक घटना है जो घटती है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो विद्युत आवेशों की प्रकृति जो होती है वो दो तरह की होती है, एक निगेटिव होती है और एक पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और सारा खेला उसी का है, सारा खेला उसी का है। ठीक है, तो क्या देखिए, एक प्लास्टिक का कंघा लीजिए। ठीक है, एक प्लास्टिक का क्या करिए, कंघा लीजिए। ठीक है, और आप बार बार देखे होंगे। ठीक है, प्लास्टिक का एक कंघा लीजिए, आप उसको अगर बालों पर रगड़ेंगे, ठीक है, बालों में रगड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। और जब वो चार्ज हो जाएगा या आवेश को अर्जित कर लेगा, ठीक है, जब वो आवेश को अर्जित कर लेगा, सूखे बालों पर रगड़ेंगे तो आवेश को क्या कर लेगा, अर्जित कर लेगा। और जब अर्जित कर लेगा तो आपको वहाँ ना कुछ आपको क्या देखेगा, आवेश देखने को मिलेंगे। इसी तरह से प्लास्टिक की कोई भी चीज़ होगी, ठीक है, प्लास्टिक की जो पॉलिथीन होती है उसमें भी रगड़ते समय देखेंगे वो आवेश को क्या कर लेगा, अर्जित कर लेगा। ठीक है, कंघा आवेशित करने की प्रक्रिया को या बाल को आवेशित क्या हो जाएगा, वो आवेशित कर लेगा। ठीक है, तो आपको वहाँ पर इस तरह की परिघटनाएं देखने को मिलती हैं, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, क्लियर है? अब आइए आगे बात करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है आवेशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है, एंड इट्स क्या होता है कि अगर हम इनकी बात करें तो आवेशों के क्या है, चार्ज ऑफ टाइप्स जो होता है वो देखना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्ज देखना और देयर इंटरेक्शन देखना है। चार्ज ऑफ टाइप्स देखना है और देयर इंटरेक्शन देखना है। वही जो चीज़ें मैंने बताई आपसे उसी के बारे में बात करेंगे। चार्ज ऑफ टाइप्स एंड इट्स इंटरेक्शन देखना है। ठीक है, इंटरेक्शन देखना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्जेस एंड इट्स इंटरेक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्ज एंड इट्स इंटरेक्शंस। ठीक है, ये हमें देखना है। ठीक है, ये हमें देखना है। ठीक है, अब देखिए समझिएगा, पहले समझिएगा, एक क्या होता है, गुब्बारा लीजिए। जैसे इसमें एग्जांपल दिया वही ले रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से लूँगा तो आपको दिक्कत हो सकती है, आप कहेंगे, तो मैं इसलिए वजह से इसी से ले रहा हूँ। एक गुब्बारा लीजिए। ठीक है, एक गुब्बारे को लीजिए। ठीक है, अब गुब्बारा क्या है, ठीक है, एक आवेशित गुब्बारे को दूसरे आवेशित गुब्बारे पर आकर्षित करेगा। ठीक है, आप कभी देखेंगे कि अगर वो गुब्बारा भाई हम कहीं ना कहीं उसको रगड़ रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, आवेश जनरेट हो रहा है। दूसरे वाले को भी रगड़ दीजिए तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आप मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर वो समान तरह के चार्ज अगर उनके अंदर है तो वो प्रतिकर्षित करना शुरू कर देंगे। ये आप भी जानते हैं, सब जानता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हमें देखने को मिलता है। तो मान्यता के अनुसार अगर देखा जाए
तो हम अपोजिट चार्ज वालों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है, जबकि सेम चार्ज वाले एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करने का काम करते हैं, प्रतिकर्षित करने का काम करते हैं। ठीक है, ये चीज़ इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें बहुत चीज़ें नहीं है, जहाँ से जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बता रहे हैं। अब इसी में बात करते हैं, एक शब्द है विद्युतदर्शी। ठीक है, एक शब्द इसी के अंतर्गत आता है, विद्युतदर्शी। ठीक है, क्या आता है, विद्युतदर्शी के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्या है विद्युतदर्शी। ठीक है, क्या होता है विद्युतदर्शी, तो कोई भी आवेशित वस्तु, ठीक है, परीक्षण करते वक्त कोई भी आवेशित वस्तु या अनावेशित वस्तु, ठीक है, कोई भी आवेशित वस्तु या अनावेशित वस्तु, ठीक है, अनावेशित वस्तु, ठीक है, इस युक्ति को विद्युतदर्शी कहते हैं। ठीक है, चाहे वो आवेशित हो चाहे अनावेशित हो, वो विद्युतदर्शी में आएगा। किस में आएगा, विद्युतदर्शी में आएगा। ठीक है, क्या कहेंगे, विद्युतदर्शी में आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, आगे की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, आइए अब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें आगे क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि जब भी आप अपना कोई मकान बनवाते हैं तो धरती में एक ऐसा जो रॉड होता है उसको छत के एक कोने पर, एक सिरे पर छत से कुछ ऊंचा निकलवा देते हैं और उसका जो कनेक्शन होता है वो सीधे ज़मीन से टच होता है। तो जब भी बिजली का चमकने का काम होता है तो बिजली जब चमकती है तो वो बिजली उसके द्वारा ऑब्जॉर्ब कर ली जाती है। उस समय अगर आप उसको टच करते हैं तो आप समझ लीजिए कि भगवान को प्यारे होना तय है आपका। लेकिन यही चीज़ है कि आपके घरों को बचाने के लिए ऐसी युक्तियाँ यूज की जाती हैं और ये अक्सर वहाँ यूज किया जाता है जहाँ पर बिजली चमकने की घटना बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर क्या करता है कि जब बिजली गिरती है तो उसे क्या कर लेता है, चूँकि धरती जो हमारी होती है हमेशा चार्ज उस चार्ज के क्या होती है, अपोजिट होती है। अभी मैं बताऊंगा उसकी घटना, उस घटना को मैं बहुत अच्छे से आपको विवरण करूंगा, वहीं से क्वेश्चन भी उठेगा। ये सब तो कहानी है, सुन लीजिए बस। ठीक है, तो वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगी, जो धरती है उसको क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। इसीलिए क्या होता है कि गांव में अक्सर देखते होंगे, अब तो बहुत कम हो गया, पहले अर्थ और फेस का मैटर आता था तो हम लोग क्या करते थे, जमीन में एक रॉड गाड़ते थे, कुछ नमक डालते थे, पानी डाल देते थे, तो हम लोग क्या करते थे, ऐसे इस तरह से क्या करते थे, युक्ति लगाते थे। केवल एक तार क्या होता था, पहले बता रहे हैं, केवल एक तार क्या होता था, जाकर किस पर लगता था, जो वायर आता था, ठीक है, उस पर लगता था। बाकी एक तार हमारा ज़मीन में ही रहता था और अगर आप उसको छूते थे तो करंट भी लगता था। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, क्या होता है, एक चीज़ देखने को मिलता है, किसी आवेशित वस्तु से, ठीक है, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को, ठीक है, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भूसंपर्कण कहते हैं। ठीक है, या क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थिंग। यही मैंने आपसे अभी चर्चा की है। क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। किसे अर्थिंग कहते हैं, तो किसी भी आवेशित वस्तु से चार्ज को धरती के नीचे भेजने को क्या कहा जाता है, अर्थिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्थिंग कहा जाता है। ये हमने चर्चा आपके सामने कर दी, ये चर्चा हमने आपके सामने कर दी। ठीक है, याद रखिएगा, ये चर्चा हमने कर दी। अब पढ़ते हैं तंडीत के बारे में, स्टोरी ऑफ लाइटिंग। स्टोरी ऑफ लाइटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि स्टोरी ऑफ लाइटिंग क्या है। ठीक है, स्टोरी ऑफ लाइटिंग क्या है। ठीक है, स्टोरी ऑफ लाइटिंग क्या है, सुनिएगा ध्यान से। अब चलिए मैं एक आपको फिगर बनाता हूँ, जैसे एनसीईआरटी में है उस तरह से दिखाता हूँ आपको और दिखाने की कोशिश करूँगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा। एक छोटा सा बादल बना लिया मैंने। ठीक है, ये एक छोटा सा बादल है बच्चा जी, एक छोटा सा क्या है, बादल है। और यहाँ पर क्या है, प्लस चार्ज, प्लस चार्ज, प्लस चार्ज, प्लस चार्ज, प्लस चार्ज। ठीक है, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे, तो यहाँ से मिल सकते हैं क्वेश्चन, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से ये माइनस है, इसको ये मत समझिएगा कि मैंने बादल में वो बना दिया है। ठीक है, पानी भर रहा हूँ, नहीं भाई, पानी नहीं भर रहा हूँ मैं, बादल में माइनस चार्ज को दिखा रहा हूँ। ये सब क्या है, प्लस चार्ज है। चलिए, ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है। ठीक है, और ये क्या है, देखें भाई कहाँ तक दिख रहा है आपको, चलिए बहुत दिख रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये क्या है, पृथ्वी का सतह है। ये समझिएगा, पृथ्वी का सतह है। ठीक है, इस पे पेड़ पौधे लगे हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, समझिएगा। ठीक है, बिल्डिंग भी बनी है। ठीक है, ये घर बना हुआ है। ठीक है, और इस तरह से मान लीजिए पेड़ पौधे हैं। ठीक है, और नीचे भी हम क्या दिखा दे रहे हैं, प्लस चार्ज। सबका विवरण देंगे और लिखाएंगे भी, टेंशन मत लीजिएगा। ये आपका क्या है, सतह है।
ठीक है, जहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई है और क्या बना हुआ है आपका, पेड़ पौधे सब उगे हुए हैं, देख लीजिए। और ऊपर क्या है, बादल है। ठीक है, बादल थोड़ा नीचे आ गया है, क्या किया जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और समझते हैं चीज़ों को। ठीक है, समझिएगा चीज़ों को, जो समझाना चाहते हैं वहाँ तक पकड़ लीजिएगा, बस बात आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, वहाँ तक आप समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है कि हमेशा आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली चमकने की जो घटना होती है, उस समय देखेंगे कि तूफान आने की घटना आपको देखने को मिलती है। ठीक है, गरज वाले तूफानों के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती हैं। ठीक है, जो हवा की धारा होती है वो ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी में क्या होता है, बादल आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं, ये चीज़ भी देखने को मिलती है। ठीक है, और जबकि जल की बूंदें क्या होती हैं भाई, सही बात है, जल की बूंदें नीचे आने की कोशिश करेंगी, क्योंकि वो आपस में जुड़ने की कोशिश करेंगे और जुड़ कर क्या करेंगी, जब वो भारी हो जाएंगी तो नीचे गिरने की कोशिश करेंगी। तो ऐसी प्रक्रिया में क्या होता है, इन प्रबल गतियों के कारण क्या होते हैं, आवेशों का पृथक्करण होना शुरू हो जाता है, यानी आवेश अलग होना शुरू करते हैं। ठीक है, आवेश अब क्या हो रहा है कि एयर की धाराएं जो हैं वो ऊपर की ओर जाने शुरू करती हैं, एयर की धाराएं जो हैं वो ऊपर की ओर जाना शुरू कर देती हैं। ठीक है, हवा की धाराएं, ठीक है, हवा की, वायु की धाराएं, वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाना शुरू कर देती हैं बच्चा जी, ऊपर की ओर जाना शुरू कर देती हैं। अब ऊपर की ओर जाना शुरू कर देती हैं, तो जब ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, जब वायु ऊपर की ओर जाना शुरू कर देती है, और जब वायु ऊपर की ओर जाना शुरू करती है तो जो बूंद होते हैं पानी के, जल के, वो नीचे की ओर जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो पृथक्करण होना शुरू होता है और नीचे की ओर आना शुरू कर देते हैं। ठीक है ठीक है, और ऊपरी किनारे पर जब भी देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, धन आवेश देखने को मिलेगा। पूछ लेगा कि बताइए, जब बिजली गरजने की या बिजली कड़कने की घटना होती है, उस समय धन आवेश बादल के किस क्षेत्र में देखने को मिलता है, या बादल में किस स्थिति में धन आवेश देखने को मिलता है। तो ऊपरी स्थिति में आपको क्या देखने को मिलेगा, धन आवेश देखने को मिलेगा। ऊपरी स्थिति में आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, धन आवेश मिलेगा। क्यों मिलेगा, अभी उसका कारण आप फिगर में देख रहे हैं, जो समझदार हैं वो समझ गए होंगे, लेकिन जो नहीं समझे हैं उनको समझाया जाएगा, घबराइएगा नहीं, समझने की कोशिश करिएगा। मैंने बोला भी कि सेम चार्ज आपस में क्या करते हैं, रिपल्सन करने का काम करते हैं। देखिए मैंने क्लास 6 में सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, अब मैं बार बार 7 में भी बता दी, बार बार ये सब चीज़ों को बताऊंगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। इतना समझिए कि हमेशा सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल्स करते हैं। तो क्या होता है, तो धन आवेश क्या होता है, ऊपरी सिरे पर एकत्र हो जाते हैं, जबकि बादल के निचले सिरे पर कौन आ जाता है, ऋण आवेश आ जाते हैं, यानी निगेटिव चार्ज क्या हो जाता है, बादल के निचले सिरे पर आ जाता है। और जब ऐसी स्थिति देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं आप ये समझिएगा कि जो जमीन का सतह है वह भी क्या करता है, धन आवेश से घिर जाता है। ठीक है, धन आवेश से क्या हो जाता है, घिर जाता है। ठीक है, तो धरती के निकट भी धन आवेश का संचय होता है, वही मैंने कहा ना, घिर जाता है, संचय होना शुरू होता है। ठीक है बच्चा जी, अब क्या होता है, और ये आपको जमीन पर पड़ा हुआ नहीं मिलेगा, ये जमीन के सतह के अगल बगल देखेंगे घूमते हुए आपको मिल जाएगा, एक ऊंचाई पर देखने को मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं। ठीक है, और तो वायु जो विद्युत को हीन चालक है, वो आवेशों का प्रवाह को नहीं रोक पाती है, तो आवेश की जो प्रवाह होती है, जो हीन चालक होते हैं वो रोक नहीं पाते हैं, यानी इसका मतलब है वो अट्रैक्ट किए जाएंगे धन से ऋण की तरफ, या ऋण से धन की तरफ आवेशित होंगे, और प्रकाश चमकीली धाराएं ध्वनि उत्पन्न करने लगती हैं। और ऐसी घटना में क्या हो जाता है कि आपको प्रकाश देखने को मिलता है, एक उच्च ध्वनि सुनाई देती है, जो बहुत ही कहते हैं कि कभी कभी जो छोटे बच्चे होते हैं या बुजुर्ग होते हैं सहम जाते हैं, या उनके जो दिल की धड़कन है वो बढ़ जाती है जब बिजली कड़कती है, जब उसका ध्वनि सुनने को मिलता है। ठीक है, इसे ही हम तंडित का रूप देते हैं। और याद रखिएगा, हमेशा पहले आपको लाइट देखने को मिलेगी, ध्वनि बाद में देखने को मिलेगी। इससे ये समझ सकते हैं कि जो लाइट का मतलब जो बिजली का जो वेग है वो ध्वनि के वेग से ज़्यादा होता है, इस वजह से पहले लाइट दिखती है तब जाके हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो इसी को क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहा जाता है, और इसी प्रक्रिया को तंडित कहा जाता है, इसी प्रक्रिया को तंडित कहा जाता है। बेटा अगर इतना समझ गए होंगे तो हमें नहीं लगता है कि लिखवाने की जरूरत है, फिर से समझिएगा।
जो हवाओं की धाराएं होती हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देती हैं, और जो बादल में जो बूंद होते हैं पानी के वो नीचे की तरफ आना शुरू कर देते हैं, और बादल के ऊपरी सिरे पर किनारे पर आपको धन आवेश देखने को मिलेंगे, और निचले सिरे पर यानी बादल के निचले छोर पर आपको ऋण आवेश देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धरती का जो एटमॉस्फेयर है, धरती का जो वायुमंडल है, जो सतह है, उस पर भी धन आवेश देखने को मिलेंगे। तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जबकि सेम चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, हमेशा रिपल करने का काम करते हैं। ये प्रतिकर्षण हो रहा है ना, देख लीजिए, पॉजिटिव ऊपर चले गए, निगेटिव पॉजिटिव की तरफ नीचे चले आए। और ऐसी स्थिति में क्या होती है, हवाओं के बीच में क्या होना शुरू हो जाता है, घर्षण शुरू होता है, और आपको बिजली चमकने की घटना देखने को मिलती है। अच्छा, सुरक्षित कैसे हो? तो भाई जब ऐसी स्थिति हो, पहली चीज याद रखिएगा, लोग कहते हैं कि अपनी मोबाइल स्विच ऑफ कर लेनी चाहिए। बेटा, आपकी मोबाइल स्विच ऑफ करने से कोई दिक्कत नहीं है। जो तार वाले वायर होते हैं उनसे बचना चाहिए, तार वाले वायर मतलब जो वायर वाले फ़ोन होते हैं उनसे बचना चाहिए। मोबाइल से कोई दिक्कत नुकसान नहीं होने वाला है। और जब आप खुले में हों तो आप याद रखिए, आप घुटनों के बल बैठ जाइए, ठीक है, और अपने दोनों हाथ को उस घुटने पर रख कर मुँह, जो आपका जो गर्दन है, जो आपका सिर है, उसको दोनों के बीच में रख लीजिए। यह क्योंकि इसमें क्या हो जाता है कि आपके ऊपर बिजली गिरने का परसेंटेज क्या होता है, कम हो जाता है। जो अमाउंट मतलब संख्या होती है, या कहा जाए कि जो गिरने की संख्या होती है वो कम हो जाती है, याद रखिएगा। ऐसी स्थिति में देखने को मिलता है। तो ये सुरक्षित रहने के कुछ तरीके हैं जो आप यूज कर सकते हैं। और घर में टेलीफोन वाले जो टेलीफोन के तार होते हैं उनसे बचिए, विद्युत तारों से बचिए, ठीक है, धातु पाइपों से आघात से बचिए, ठीक है। तंडित जो होता है, जो आप अपने घर में एक छड़ जो जमीन से टच कराए हैं और ऊपर आकाश में खुले में है, उससे छूने से बचिए, क्योंकि वो क्या करता है, इसीलिए लगाया गया है कि भाई वो उसको आवेशित करे, वो उसको खींचे। अर्थ पे क्या है, हमें धन मिलता है, तो जैसे ही हम उसको लगाएंगे वो अपनी तरफ जरूर खींचेगा, तो वहाँ बिजली गिरने की परसेंटेज क्या होता है, अधिक हो जाता है। और कंप्यूटर टीवी भी बंद करिए भाई, ठीक है, इनको चालू मत रखिए, इनके सॉकेट को निकाल दीजिए। और कहेंगे कि आप लाइट जला सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लाइट जला सकते हैं, ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब देखिए भाई, ये चीज़ आपको देखने को मिल गई। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा, और कहीं से क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं, ठीक है। और कहीं से क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा कि आपको कहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसी में बात कर रहा है तंडित चालक, किसकी बात कर रहा है, तंडित चालक, ठीक है। तंडित चालक के बारे में जान लेंगे। अरे तंडित चालक के बारे में चर्चा हुई भी थी, लेकिन फिर कर लेते हैं, उसमें क्या है, ठीक है। लाइटिंग जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। लाइटिंग कंडक्टर्स, ठीक है, किसके बारे में चर्चा करना है, लाइटिंग कंडक्टर्स। अभी मैंने बताया कि आपके घर के किसी एक कोने पर क्या लगा दिया जाता है, जमीन से टच किया हुआ एक छड़ आयरन का लगा दिया जाता है, जो आपकी छत से कुछ ऊंचाई के ऊपर तक रहता है, ठीक है। या तो उसमें त्रिशूल लगा दिए जाते हैं, या कुछ ऐसी आकृति बना दी जाती है जिसकी वजह से क्या हो कि जब भी बिजली अगर आपके छत पे गिरने की मतलब गिरे, तो वो उसको अपनी तरफ क्या कर ले, आकर्षित कर ले, ठीक है। ताकि वो दीवारों को क्षति न पहुंचा सके, भवनों को क्षति न पहुंचा सके, बल्कि उस छड़ के जरिए क्या हो, जमीन में जाकर क्या हो जाए, समा जाए, ठीक है, जमीन में जाकर समा जाए। इससे क्या होगा, आपके घरों को, मकानों को क्षति नहीं पहुंचेगी, ठीक है। वही काम वायर में भी होता है भाई। अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो वायर क्या हो जाएंगे, क्या हो सकते हैं, जो खंभे होते हैं, धातु के स्तंभ होते हैं, जमीन में जब भी बिजली गिरती है तो वो जमीन की तरफ चली जाती है। इससे क्या होती है, आपकी सुरक्षा होती है, आप बच सकते हैं, या उसके जो झटके होते हैं उससे बच सकते हैं। यही इसमें कहा गया है, यही है लाइटिंग कंडक्टर, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, और कुछ नहीं। अब हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में। इसके बारे में हाँ, थोड़ा अर्थक्वेक के बारे में डिटेल से समझेंगे।
ठीक है, अर्थक्वेक के बारे में समझेंगे। ठीक है, अर्थक्वेक के बारे में समझेंगे। ठीक है, समझिएगा अर्थक्वेक क्या होता है। ठीक है, अर्थक्वेक क्या होता है समझिएगा। ठीक है, भूकंप क्या होता है समझिएगा। किसी स्थल का, ठीक है, किसी स्थल का, वो भी अगर ये आपका क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये पृथ्वी है आपकी, क्या है ये, पृथ्वी है आपकी, समझिएगा चीज़ों को। ये क्या मैंने बता दिया, पृथ्वी बता दिया आपका। ठीक है, ये पृथ्वी है। ठीक है, अब पृथ्वी का ये आंतरिक कोर है। ठीक है, केंद्र जिसे कहते हैं या जिसे क्रोड भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाहर क्या है, ये बाह्य क्रोड है, ये आंतरिक क्रोड है, आंतरिक क्रोड है। क्रोड है, ठीक है, बाह्य क्रोड है। और ये क्या है आपका, ये क्या है, तो आपका भू प्रॉपर्टी है। क्या है, भू प्रॉपर्टी है। ठीक है, यह ऊपरी जो सतह है ये भू प्रॉपर्टी है। ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको जियोग्राफी नहीं पढ़ाने चल रहे हैं। आप ये समझिएगा कि इसमें देखने को क्या मिलता है। तो यहाँ पर इस सतह के जो मतलब धरातल का जो सतह होता है, जो भू प्रॉपर्टी होता है, इसके आंतरिक सतह में, इसके अंदरूनी भागों में आपको भूकंप देखने को मिलता है। क्यों मिलता है उसका कारण सुनिए। ये जो ऊपरी सतह होता है ना, यह क्या होता है, कई भागों में विभाजित होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कई भागों में विभाजित होता है। ये कई भागों में विभाजित होता है और ये लगातार क्या करते रहते हैं, गति करने लगते हैं। गति का मतलब नहीं समझिएगा कि एक उठकर वहां चला गया तो एक वहां, नहीं, ये आपस में गति इधर उधर करते रहते हैं। ठीक है, होता क्या है कि एक प्लेट, ठीक है, दूसरी जो कमजोर प्लेट होती है, ठीक है, उसके ऊपर चढ़ने लगती है, या कहा जाए कि जो कमजोर प्लेट है वो नीचे की तरफ धंसना शुरू हो जाती है। और जब ऐसा टकराव देखने को मिलता है तो इसी घटना को क्या कहा जाता है, भूकंप कहा जाता है। और ये घटना, ये मत समझिएगा कि ये केवल जो स्थल मंडल है उस पर नहीं, जल मंडल के अंदर भी ये घटना देखने को मिलती है। वहाँ पर भी ये भू प्रॉपर्टी पाई जाती है, थोड़ी कम पाई जाती है। यहाँ की जो स्थल मंडल की जो भू प्रॉपर्टी का जो क्षेत्र होता है या जो लंबाई होती है उससे कम होता है, लेकिन होता है। तो ऐसा भूकंप आपको हिंद महासागर में देखने को मिला था। ठीक है, 2004 में। ठीक है, याद रखिएगा 26 दिसंबर को। कब, 26 दिसंबर 2004 को। ठीक है, 2004 को देखने को मिला था हिंद महासागर में। ये भयंकर भूकंप था, एक भयंकर भूकंप था। ठीक है, जिसकी वजह से छोटे छोटे द्वीप जो थे वो डूब गए थे। इसी में शायद आपको कहा जाए तो जो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, जो द्वीप के रूप में है, वो डूब चुका है। ठीक है, याद रखिएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें तो कुछ घटनाएं जो ऐसी हैं जो और भी भयानक रही, जो क्या थी, जो सबको क्या कर दी थी, अचंभित करने का काम की थी। ठीक है, क्या की थी, अचंभित करने का काम की थी। भाई अब भूकंप की वजह से क्या आता है, सुनामी भी आ सकती है। ठीक है, जिसकी वजह से बाढ़ आ सकती है। ये सारी घटनाएं भी क्या आती हैं, इसमें देखने को मिलता है। भवन गिर जाएंगे, पुल टूट जाएंगे, ये सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं। अगर हम चर्चा करें कि भूकंप के बारे में हम बात कर रहे हैं, भूकंप के बारे में समझ रहे हैं, तो याद रखिएगा एक और दो तीन जो रीजन है, जैसे 8 अक्टूबर, ठीक है, 8 अक्टूबर, ठीक है, 2000, ठीक है, 2005, 8 अक्टूबर 2005, ठीक है, 8 अक्टूबर 2005, ठीक है। और एक और डेट याद करिएगा, एक और डेट याद करिएगा, 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 2001। ये 4 और ये 5 और ये 1, यह वो उस समय थी, मतलब वो दिन था जब जम्मू कश्मीर के दो जगह पर, एक उरी में और एक तंगधार में, उरी और तंगधार में एक भयानक क्या हुआ था, विनाशकारी भूकंप आया था। ठीक है, क्या था, एक भूकंप आया था। कहाँ पर आया था, तंगधार में, और कहाँ आया था, उरी में आया था। यह जो हुआ था ये गुजरात में हुआ था। 26 जनवरी 2001 में भूकंप आया था। और कहाँ आया था, गुजरात के भुंज जिले में आया था, गुजरात के भुंज जिले में आया था। ठीक है, भूकंप आया था। और भूकंप कैसे आता है ये मैंने अभी चर्चा कर दी है। ठीक है, मैंने अभी चर्चा उसकी कर दी है। आप उसको बस इसी तरह से पढ़िएगा, जहाँ लिखवाने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ आपको लिखाया जाएगा, लेकिन जहाँ लिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेटा, वहाँ आपको क्यों लिखवाना। ठीक है, और क्यों आपको फालतू डिस्टर्ब करना, क्यों आपको चीज़ों को बार बार चीज़ें वही करने की कोई मतलब नहीं है। आपको वो पढ़ाया जाए जो आपके काम की चीज़। ठीक है, तो इससे ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है,
समझ में आई बात। तो इसी में लिखा है कि प्रत्येक जो प्लेट होती है वो टुकड़ों में बटी होती हैं, और जो कमज़ोर प्लेट होती है या जो जिसका किनारा कमज़ोर होता है और जो क्या होता है वो नीचे की तरफ धंस जाती है, और उस पर दूसरी प्लेट के जो किनारे होते हैं वो एक दूसरे पर क्या करते हैं, रगड़ खाते हैं और एक दूसरे पर अध्यारोपित होने की कोशिश करते हैं, और इसी वजह से भूकंप आता है। लेकिन भाई कहे ना, हमारा देश पहले भगवान को दोष देता है, भगवान को कहता है कि ये भगवानी देन है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी ही देन है। ठीक है, आप ये देखिए कि कुछ ऐसे नाजुक क्षेत्र हैं जहाँ पर हमेशा आपको भूकंप देखने को मिलेंगे, और भारत में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो भूकंप जोन में एकदम भयंकर तरीके से आते हैं। वहाँ कब भूकंप आ जाए, कब क्षतिग्रस्त, अभी देखिए भूटान में आया हुआ है। ठीक है, अगर हम गलत नहीं है तो भूटान में आपको भूकंप देखने को मिलेगा। अच्छा, अब आप बात करेंगे कि सर कैसी प्लेटें, तो आपको ये प्लेटें कई तरह की, मतलब कई भागों में बटी हुई दिखाई देंगी, और इनके नाम भी, जैसे यूरेशियन प्लेट हो गया, ठीक है, यूरेशियन प्लेट हो गया, ठीक है, अमेरिकन प्लेट हो गया, इंडियन प्लेट हो गया। ठीक है, इसी तरह से कई प्लेटें हैं जो क्या होती हैं, अलग अलग हैं, और क्या होती हैं, निरंतर गति अवस्था में रहती हैं। ठीक है, अब क्या होता है, दूसरी प्लेट निचली प्लेट पर क्या कर जाता है, चढ़ जाता है, और आपको तब कंपन देखने को मिलता है। ठीक है, कंपन देखने को मिलता है। ठीक है, तो भूकंप में प्लेटों की गतियों का क्या होता है, या तो क्या होगा, दो ही चीज़ हो सकती है, याद रखिएगा, दो ही चीज़ देखने को मिलेगा। जैसे ये प्लेट है तो एक प्लेट नीचे की तरफ जाएगी, दूसरी इसके ऊपर चढ़ेगी, या तो क्या होगा, दोनों प्लेटें अपनी जगह से हिल जाएंगी या हट जाएंगी। तो जब भी हटेंगी तो वहाँ पर जो मिट्टी है वो क्या होगा, नीचे की तरफ धंस जाएगी, ऐसे भूकंप आएगा। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट पर चढ़ेगी तो वहाँ की मिट्टी ऊपर की तरफ उठ जाएगी, तब भूकंप आएगा। तो ऐसी स्थिति देखने को आपको हमेशा मिलेगी। ठीक है, तिब्बत के पठार का अपना अलग प्लेट है। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, जहाँ वह क्षेत्र जहाँ पर ये घटनाएं आने की संभावना अधिक होता है उसे भूकंपीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, भूकंपीय क्षेत्र कहते हैं, या भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। जहाँ पर ये घटनाएं अधिक होने की प्रबलता होती है उसे भूकंपीय क्षेत्र या भ्रंश क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, भ्रंश क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अब अगर बात करें कि भारत में कौन कौन सा क्षेत्र, तो हिमालयन का क्षेत्र भी आता है इसी जोन में। ठीक है, हिमालयन का जो क्षेत्र है वो भी इसी जोन में आता है। ठीक है, सिंधु गंगा का जो मैदान है भाई हिमालय से ही जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये क्षेत्र देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, और कहाँ देखने को मिलेगा, तो आपको राजस्थान में भी देखने को मिलेगा, कच्छ का जो रण है वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। और कच्छ के रण में आप देखेंगे कि आपको बहुत चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, ठीक है, वहाँ पर आरक्षित क्षेत्र भी हैं जो जीवों को और वनों को सुरक्षित रखने के लिए किया गया है। ठीक है, और कहते हैं कि मतलब बहुत स्पेशल जगह है जिसको बहुत सरकार क्या कर रही है, इस पर बहुत ही बढ़ावा दे रही है। ठीक है, इस क्षेत्र को बहुत ही बढ़ावा दे रही है। ठीक है, हर तरह से इस पर क्या कर रही है, ध्यान केंद्रित करके रखी हुई है। ठीक है, अब भूकंप स्पंद की वजह से क्या हो सकता है, भूकंप की वजह से ज्वालामुखी भी फट सकता है, सुनामी भी आ सकती है, मैंने बताया आपको। ठीक है, जब भी ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, या भूकंप आने के कारण ज्वालामुखी भी बन सकते हैं, ज्वालामुखी के कारण भूकंप आ सकता है, भूकंप के कारण ज्वालामुखी भी हो सकता है, या सुनामी आ सकती है। ठीक है, या हम परमाणु विस्फोट करते हैं तो भी भूकंप आ सकता है, याद रखिएगा। और अगर आगे बात करें कि कौन से भूकंप जो हैं वो क्या हैं, हमारे लिए क्या कहते हैं, जो विनाशक हो सकते हैं या जो हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं, तो 7 से अधिक की क्षमता अगर किसी भी भूकंप में है तो हमारे लिए बहुत ही विनाशकारी होंगे। जैसे 7.5 जो होता है बहुत ही विनाशकारी होता है। ठीक है, वहाँ कुछ नहीं बचता है, फिर वहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगा ही नहीं, वहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। अब भाई याद रखिएगा, दो में छोड़िए, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि भूकंप का समय और स्थान पहले से निर्धारित हो जाए या पहले से पता चल जाए, ऐसा कोई उपकरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, किसी भी विश्व में किसी भी देश के पास ऐसा कोई भी उपकरण नहीं है जिससे ये पता चल जाए कि भूकंप आने वाला है या भूकंप का स्थान ये है। समय और स्थान का पता ही नहीं कर पाएंगे, ऐसी कोई भी मतलब कहते हैं आप उपकरण नहीं बना पाए। हाँ, इतना जरूर उपकरण बन गया है कि हम उसको मेजर कर सकते हैं कि कितने का भूकंप आया था, स्केल उसका हमारे पास है।
ठीक है। उसका क्या है, स्केल है जिसे हम भूकंप लेखी नामक रिकॉर्ड बनाकर रखते हैं। ठीक है। और उसमें क्या होता है कि हम एक कंपायमान छड़ लेते हैं, उसमें एक लोलक को लटका लेते हैं। ठीक है, समझ में आया। लोलक होता है और भूकंपस्पद आने पर दोलन क्या करता है, जब ऐसा होता है भूकंप आता है तो वो हिलना शुरू हो जाता है। तो जब हिलना शुरू होता है तो नीचे क्या होती है, एक कागज की पट्टी लगी होती है जिस पर क्या होते हैं, उसके तरंगों को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। और इसी रिकॉर्ड से हम क्या करते हैं, हम देखने को मिलता है कि हमारा भूकंप किस लेवल का था, कितने स्केल का था। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। भूकंप के बारे में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं भाई कि आखिर हमें भूकंप में पढ़ना क्या है। क्या इतने से काम चल जाएगा? नहीं भाई, इतने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, हमें पढ़ना होगा कि भूकंप जो आता है उसमें कौन कौन सी तरंगे देखने को मिलती हैं, उनका नेचर कैसा होता है, कौन हानिकारक होती हैं, कौन तीनों माध्यम में चलती हैं और कौन सी तीनों माध्यम में नहीं चलती हैं, कौन सा द्रव में जाकर क्या हो जाती हैं, एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं या आगे नहीं बढ़ पाती हैं, किन किनको मतलब कि जो वह सतह पर आने का काम करती हैं और उनमें से कौन सी सबसे क्या होती हैं, विनाशकारी होती हैं। ये पढ़ना है। तीन होती हैं, तीनों को हमें पढ़ना है। ठीक है, पी, एल और एस। ठीक है, ये तीनों के बारे में हमें क्या करना है, चर्चा करनी है। तीनों के बारे में हमें क्या करनी है, चर्चा करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमें इसमें कुछ मतलब जिससे जहाँ से क्वेश्चन बनता है उसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। उसके बारे में हमें क्या कर लेना है, चर्चा कर लेना है, ताकि हमारा क्या हो जाए, यहीं पर ये सिलेबस, क्योंकि ये इसमें इससे रिलेटेड इसके आगे कोई चैप्टर मतलब इससे संबंधित नहीं है कि हम उसको 9th-10th में आपको पढ़ाएं। हम अब आपको वही चीज़ पढ़ाएंगे जिससे क्वेश्चन बनता है। और अब खाली भूकंप पढ़ लीजिए तो भूकंप पढ़ लेने से या प्लेटों के टकराने से भूकंप आता है, इतने से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, इतने से काम नहीं चलने वाला है। इसको हमें आगे पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को अच्छे से। अर्थक्वेक्स। चलिए भाई देखिए, समझिएगा। देखिए, भूगर्भ शास्त्र के अनुसार, ठीक है, जिसमें हम भूकंपों के, ठीक है, भूकंपों का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम भूकंपों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंपों का अध्ययन जब हम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंपों का अध्ययन, ठीक है, अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, लॉजी, सिस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ठीक है, सिस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है। बस ये याद रखिए, सिस्मोलॉजी कहलाता है। इसके अंतर्गत तीन तरह के कंपन तरंगे देखने को मिलती हैं, तरंगे देखने को मिलती हैं। ठीक है, तीन तरह के कंपन तरंगों को देखने मतलब तीन तरह के कंपन तरंगे देखने को मिलती हैं। तीन तरह के कंपन तरंगे देखने को मिलती हैं, याद रखिएगा। इसके अंतर्गत पहला हम पढ़ने चल रहे हैं प्राथमिक तरंगे या पी तरंगे कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक या पी तरंगे। ठीक है, प्राथमिक या पी तरंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, पहला पढ़ेंगे पी तरंगों के बारे में। ठीक है, पी तरंगों के बारे में पढ़ेंगे। पता नहीं क्यों साफ नहीं हो रहा है भाई, चलिए कोई नहीं, हो जाएगा। पी तरंगे यानी प्राथमिक तरंगे या प्राइमरी
वेव, ठीक है। ठीक है, प्राथमिक तरंगे व पी वेव्स, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, प्राइमरी तरंगे भी लिख सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पहले ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले सतह पर पहुंचने वाली तरंग यही है, सबसे पहले पहुंचेगी। तो सबसे पहले पहुंचेगी तो इसका वेग सबसे पहले मतलब ज़्यादा होगा। तो इसका वेग 8 किलोमीटर पर सेकेंड है। इसका वेग 8 किलोमीटर, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा और वहीं से क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। यह तरंग पृथ्वी के अंदर या सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली तरंग है। क्यों? क्योंकि इसकी चाल क्या है, या सॉरी इसका वेग क्या है, सबसे अधिक है। कितना है? तो 8 किलोमीटर पर सेकेंड है। पहली चीज, यह तरंग तीनों माध्यम से होकर गुजर जाती है, ठीक है। यह तरंग तीनों माध्यम, ठोस, द्रव, गैस, तीनों माध्यम से होकर गुजर जाती है, ठीक है, चलेगी यह, ठीक है, याद रखिएगा। ये चीज हो गया, ये बात हमने कर ली, तीनों माध्यम से होकर गुजरती है। इसका औसत वेग बता दिया, ठीक है, और सबसे तेज है, ठीक है, सबसे तेज है, सबसे अधिक है, ठीक है। और यह तरंग किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है, ये भी हमने चर्चा कर दी, ठीक है। किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है, ये भी हमने चर्चा कर दी, ठीक है। जब यह अपने मार्ग पर चलती है तो उस मार्ग को नतोदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नतोदर कहा जाता है, ठीक है। जिससे यह तरंग किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती भी है, और जिस मार्ग से ये गुजरती है, जिस मार्ग से यह गुजरती है, ठीक है, या इसके द्वारा जो अपनाया गया मार्ग है वो कैसा होता है? तो नतोदर होता है। इसी की वजह से चट्टानों में फैलाव या सिकुड़न देखने को मिलता है। इसी की वजह से चट्टानों में फैलाव या सिकुड़न देखने को मिलता है। यह अनुदैर्घ्य तरंग है। यह क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है। बस इतना नोट कर लीजिए, आपको चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, सॉरी, यह तरंग तीनों माध्यमों से होकर गुजरती है। यह तरंग सबसे पहले सतह पर पहुंचती है, क्योंकि इसका औसत वेग 8 किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। 8 किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। यह तरंग तीनों माध्यमों से होकर गुजरती है। यह तरंग सबसे पहले सतह पर पहुंचती है क्योंकि इसका औसत वेग 8 किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और यह जिस मार्ग को अपनाती है वह नतोदर होता है, ठीक है। यह मतलब यह जिस मार्ग को अपनाती है वह मार्ग जो होता है नतोदर होता है। यह जिस मार्ग को अपनाती है वह नतोदर होता है, ठीक है, नतोदर होता है। यह जिस मार्ग को अपनाती है वह नतोदर होता है, ठीक है। वह कैसा होता है? नतोदर होता है, ठीक है। और यह ध्वनि तरंगों की भांति होती है। और यह सबसे बड़ी बात, ध्वनि तरंग हटा दीजिए, बस इतना याद रखिए कि यह अनुदैर्घ्य तरंग होती है। यह अनुदैर्घ्य तरंग होती है। यह अनुदैर्घ्य तरंग होती है, ठीक है, और अनुदैर्घ्य तरंग होती है, ठीक है। जिसके कारण नहीं, जिसके कारण नहीं, इस
तरंग की वजह से से पृथ्वी में, अरे सॉरी, चट्टानों में सिकुड़न व फैलाव देखने को मिलता है। फैलाव देखने को मिलता है। बस इतना ही याद रखिए, बस इतना ही। यह तरंग तीनों माध्यमों से होकर गुजरती है। यह तरंग सबसे पहले सतह पर पहुंचती है क्योंकि इसका औसत वेग 8 किलोमीटर पर सेकेंड है। क्या है? 8 किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है। और क्या है? यह जिस मार्ग को अपनाती है वह नतोदर होता है। यह अनुदैर्ध्य तरंग होती है। इस तरंग की वजह से चट्टानों में सिकुड़न व फैलाव देखने को मिलता है। और ये कम प्रभाव, मतलब प्रभाव जो छोड़ती है वो थोड़ा कम होता है, बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं होता है। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि इसे निगलेक्ट कर दे कि नहीं, इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है। किसी भी स्थान पर ये सबसे पहले पहुंचती है। ठीक है, किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है। और हमने ये बात की थी कि कोई ऐसा यंत्र नहीं बना है जो इन्हें क्या कर सके, पहले से इनका समय और स्थान निश्चित कर सके। ऐसा कोई यंत्र आपके पास नहीं है, या हमारे देश या पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए पढ़ते हैं यस तरंगे या सेकेंडरी वेव्स या द्वितीयक तरंगे। द्वितीयक तरंगे या यस तरंगे पढ़ेंगे। ठीक है, द्वितीयक तरंगे या यस तरंगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए द्वितीयक तरंगों के बारे में पढ़ते हैं। तरंगे या यस तरंगे, सेकेंडरी वेव्स भी कहा जाता है, याद रखिएगा। सेकेंडरी वेव्स भी कहा जाता है। सुनिएगा ध्यान से, ये जो तरंगे होती हैं ये तीनों माध्यम के लिए अवेलेबल नहीं होती हैं। याद रखिएगा, ये तीनों माध्यम के लिए अवेलेबल नहीं होती है, और केवल ये ठोस में आपको देखने को मिलेगी, द्रव में आकर विलुप्त हो जाती है। यह केवल ठोस में देखने को मिलेगी और द्रव में आकर विलुप्त हो जाती है। और यह गुण अनुप्रस्थ तरंग के कारण, इसका जो गुण होता है, यह तरंग कैसी होती है, तो अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है, इन्हें अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, तो अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। और ये केवल ठोस माध्यम में चलती है, द्रव में आकर लुप्त हो जाती है या तरल में आकर लुप्त हो जाती है। इनका औसत वेग हमेशा प्राथमिक तरंगों से कम होता है, 4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है, 4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, याद रखिएगा। इसमें बस इतना ही समझना है, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ आता नहीं है, नहीं तो पूछेगा। ठीक है, इन्हें अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। इन्हें अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। इन्हें अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। यह तरंग केवल ठोस माध्यम में चलती है। यह तरंग केवल ठोस माध्यम में चलती है। यह तरंग केवल ठोस माध्यम में चलती है। ठीक है, केवल ठोस माध्यम में चलती है। ठीक है, तरल में आकर लुप्त हो जाती है। लुप्त हो जाती है। ठीक है, तरल में आकर लुप्त हो जाती है। ठीक है,
लुप्त हो जाती है, तरल में आकर लुप्त हो जाती है। ठीक है, इसका औसत वेग, इसका औसत वेग 4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। बस इतना इसमें रखिए, इससे ज़्यादा इसमें आपसे नहीं पूछेगा ना, तो इसमें आपको उतना परेशान होने की ज़रूरत है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, बताइए भाई, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, एल तरंगे पढ़ेंगे, यानी सतही तरंगे पढ़ेंगे, जो हमेशा सतह पर देखने को मिलती है और सबसे विनाशकारी यही होती है भाई। ठीक है, सतही या एल तरंगे, सतही तरंगे या एल तरंगे। ठीक है, सरफेस वेव्स। ठीक है, याद रखिएगा, इन्हें धरातल या लंबी तरंगे भी कहा जाता है और ये तीनों माध्यम से होकर गुजरती हैं। ठीक है, यानी हम ये समझ सकते हैं कि प्राथमिक तरंग और सतही तरंगे जो होती हैं या सरफेस वेव्स होती हैं, यही दो हैं जो तीनों माध्यम से होकर गुजरती हैं, जबकि सेकेंडरी क्या होती है, केवल ठोस में, उसके अलावा कहीं नहीं करती है, तरल में आकर लुप्त हो जाती है। ठीक है, तो यह तीनों माध्यम में होकर गुजरती है, कौन, सतही तरंगे। ठीक है, यह धरातली तरंगे होती हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। इन्हें आप देखेंगे तो ये तरंग जो होती है धरातल तक सीमित रहती है। कहाँ तक सीमित रहती है, तो धरातल तक यह तरंग सीमित रहती है, धरातल तक यह तरंग सीमित रहती है। ठीक है, और ये तीनों माध्यम से होकर गुजरती है और इसका जो औसत वेग होता है वह 1.5 से लेकर 3 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, और ये सतही तरंग सबसे विनाशकारी तरंग होती है। यह तरंग तीनों माध्यमों से होकर गुजरती है, तीनों माध्यमों से होकर गुजरती है, तीनों माध्यमों से होकर गुजरती है। ठीक है, तीनों माध्यमों से होकर गुजरती है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये समझिए। यह तरंग मुख्यतः धरातल तक सीमित रहती है, यह तरंग मुख्यतः धरातल तक सीमित रहती है, सीमित रहती है। यह तरंग अत्यंत विनाशकारी होती है, इसका औसत वेग 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, पर सेकेंड होता है। कितना होता है, औसत वेग जो होता है वो कितना होता है, 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। इसकी स्पीड इसके वेग की वजह से ही अत्यंत विनाशकारी हो जाती है, क्योंकि ये धरातल पर ही चलती है, इस वजह से तो और विनाशकारी हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाती है, यह और विनाशकारी हो जाती है। ठीक है, और याद रखिएगा, जैसे मैंने अभी चर्चा किया कि एक चीज़ उसमें छूट गया था प्राथमिक तरंग में, जैसे अभी याद आया कि जैसे जो ये तरंग है ये धरातल से होकर गुजरती है, तो जो प्राथमिक तरंगें होती है ना, हमेशा वो केंद्र से होकर गुजरती हैं। कहाँ से होकर गुजरती हैं, केंद्र से होकर गुजरती है, यानी उनका दिशा आप देखेंगे तो हमेशा उल्टा देखने को मिलेगा। ये जब सतह की ओर आएंगे तो वो केंद्र की तरफ जाएंगी, किधर की तरफ जाएंगी, तो केंद्र की तरफ जाएंगी। ठीक है, सभी भूकंपी तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों से में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये एक पॉइंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। यानी जिसका घनत्व अधिक होगा, ठीक है, जिसका घनत्व, ठीक है, जिस क्षेत्र का घनत्व अधिक होगा, ठीक है, अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर क्या हो जाता है, इनका वेग बढ़ जाता है।
जिस भी पदार्थ का घनत्व अधिक हुआ वहाँ पर इनका वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, याद रखिएगा। और कम घनत्व वालों में इनका जो वेग होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। तो उसको लिख लेते हैं नोट करके। पानी डाल के साफ करना पड़ रहा है। इनका वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों, भाई पदार्थ के क्या मतलब है, पदार्थ तीन माध्यम के होंगे, उनमें की बात कर रहा है। अधिक घनत्व वाले पदार्थ में अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है, ठीक है। तथा कम घनत्व वाले पदार्थ में कम हो जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। भूकंप के तरंगों की तीव्रता किससे नापी जाती है, सब जानता है, सिस्मोग्राफ से नापा जाता है, बस इतना ही इसमें जानिए। ये रहा आपका चैप्टर। अब भूकंप से बचाव के लिए क्या कर सकते हैं भाई, भूकंप के बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं, जब भूकंप आता है तो आप मकान के उस छोर पर जाकर खड़े होइए या वहां छिपने की कोशिश करिए जो कोना क्षेत्र हो, यानी जहां पर दो दीवारें आपस में मिली हो वहां रखिए, या टेबल या मेज के नीचे चले जाइए, ठीक है। अगर आपने तखत रखा तो उसके नीचे चले जाइए। और इसका कोई बचने का उपाय है नहीं, क्योंकि आप देख लीजिए जहां जहां आया हुआ है कितना विनाश फैलाया है। हाँ, इनको कम किया जा सकता है। आप जिस तरह से पृथ्वी पर हम चीज़ों को कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह है, ठीक है। जिस तरह से परमाणु विस्फोट, जंग हो रही है, ये सारी चीज़ें क्या है, नुकसानदेह है। बढ़ती हुई जनसंख्या ये भी एक कारण बनेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं ये कारण बनेगा, ठीक है। इनकी वजह से जो आपदा आएगी ना वो अत्यंत विनाशकारी आपदा होगी। ऐसा ना हो कि कहीं कोई मतलब जिस तरह से छोटे छोटे अभी तो द्वीप का नंबर लगा है, कहीं ऐसा ना हो कि बड़े द्वीप क्या हो जाए, गायब हो जाए। तो ये चीज़ें रही, और ये रहा चैप्टर आज आपका, ये खत्म होता है। कल इसका आखिरी चैप्टर रहेगा, उसके बाद हम नाइन्थ क्लास के एनसीईआरटी का साइंस पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे खत्म करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जितनी चर्चाएं की हैं उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा और पढ़ने की कोशिश करिएगा, और जो भी कमियां होंगी जरूर बताइएगा, और कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।